सुबह की नमाज तक मैं घर पहुंच गया था। मेरी आमद पर रोमा खिल उठी थी, मगर पलवशे का मूड पहले ही की तरह था। उसे अकेले में घेर कर मैंने इंडिया मिशन के बारे में आगाह किया। ये भी कहा कि जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं, वापस आ सकूंगा या नहीं, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दो। मगर मेरे सच को सफेद झूठ ख्याल करते हुए उसने इतनी अहमियत भी नहीं दी थी कि मेरी जानिब देख ही लेती। मिन्नत समाजत से उसके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी थी। जब थक कर बाहर जाने लगा तब उसकी जज्बात से आरी आवाज उभरी, बेहतर होता अगर तलाक के बारे में कोई फैसला करके आते, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी अदालत से रुजू करने पर तुम्हारा मजाक बन जाए। मैं बिफर कर मुड़ा, दिमाग जगह पर है। और तुम किसे कहा? बेपरवाही से बोली, तुम्हें। मैं आजुर्दा हुआ पलवशे, सच में इंडिया जा रहा हूँ। हो सकता है 6 माह में लौटूं, हो सकता है साल लग जाए, ये भी मुमकिन है कि लौट ही ना पाऊं। वो बेगानेपन से बोली, उसे बताओ जिसे तुम्हारी परवाह हो। मैं दोबारा करीब हुआ, तुम्हें नहीं है। मगर मेरी वारफ्तगी भरी पेशकदमी को उसने सर्द महरी से ठुकरा दिया। मिस्टर जीशान, मैं अलहदगी का फैसला कर चुकी हूँ। बेहतर होगा वापसी से पहले मेरा मसला हल करते जाओ। मेरा हाथ घूमा, चटाख की आवाज से कमरा गूंज उठा था। फूल से रुखसार पर उंगलियां सख्त हो गई थीं। मेरे पास तो यही हल है, दुरुस्ती से कहते हुए मैं बाहर निकल आया। रोमा मेरे जाने का सुनकर परेशान हो गई थी। उसे मैंने इजमालन अंसारी साहब की कहानी भी सुना दी थी। वो मुझे छेड़ते हुए बोली, तो साफ कहे ना झूठे अजनबी, मिस प्रमा की दीद का शौक तुम्हें इंडिया ले जा रहा है। मैं वारफ्तगी से बोला, क्या दुनिया की कोई लड़की मेरी रोमा से खूबसूरत और पलवशे से प्यारी हो सकती है? रोमा ने इंकिशाफ किया, आपकी पलवशे दोबारा पल्लू खान बनने के चक्करों में है। कल मुझे कह रही थी उसके बाल काट दूं। मैं शिश्तर रह गया था, पता नहीं क्या मसला है कमीनी को। रोमा हंसी, आप नहीं जानते। मैंने हिदायत दी, बहरहाल तुम उसके बाल मत काटना। रोमा ने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन उसने भी पलवशा को समझाने की कोशिश की, मगर उसने ये मेरा और जीशान का जाती मामला है कहकर रोमा को नादिम कर दिया था। उसने तो मुझे पीठ पीछे भी प्यार भरे तखातुब से याद करना छोड़ दिया था। हफ्ते की दोपहर में घर वालों से विदा होकर वापस रवाना हुआ। नामालूम वापसी नसीब में लिखी भी थी या इंडिया की सरजमीन मेरा मदफन बनने वाली थी, ये फकत मेरा अलीम खबीर मालिक ही जानता था। अल्लाह टीनों का ताल्लुक सिंध से था। गहरा सांवला रंग, म्याना कामत, शरीरा बदन, आम शक्ल सूरत के देखने वाले को कोई कशिश महसूस न हो। बज़ाहिर यूं लगता जैसे सीधा साधा दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर, मुजारे या परेशान हाल बेरोजगार जवान हो। लहजा भी गंवारों का सा था और फिर सिंधियों की बोलचाल से तो फौरन उनकी पहचान हो जाती है। मगर बबातिन बेजरर और आम नजर आने वाला जवान, चुस्त व चालाक, चाको चौबंद और हरदम चौकन्ना और तैयार ऐसा कमांडो था जिसकी नजरें उकाब की तरह शिकार को ताड़ती थीं। दस्त बदस्त लड़ाई में ताक, असलहे का शनावर, बारूदी फंदों और IEDs लगाने में माहिर, भेस बदलने में मुशाक, तजर्बाकार और मंझा हुआ कमांडो था। उसमें मुश्किलें झेलने और मसाइब का सामना करने की कुव्वत और बर्दाश्त आम आदमियों से कई गुना ज्यादा थी। सनीचर की शाम हमारी तवील बैठक हुई। अल्लाडीनो देर से पहुंचा था और तब तक अंसारी साहब उसके बारे में तफसील बता चुके थे। उसकी आमद पर रस्मी तारुफ के बाद काम की बात शुरू हुई। बहुत सी खबरें ज़ेरे बहस लाई गईं, लाहे अमल तय हुए, ढेर सारी तजावीज पर गौर हुआ, मुमकिन खतरात से निपटने के मंसूबे बनाए गए, हमदर्दों और काम आने वालों की शनाख्त और पते ज़हन नशीन किए गए। ऐसे अफराद जिनसे आर्जी तौर पर काम लिया जा सकता था उनके बारे में हिदायत मिली। इसके अलावा भी अंसारी साहब ने अपने तजुर्बात का निचोड़ और इंडिया में काम करने के तरीकों से वाकफियत दिलाई। सारी रात हमारा सबक शुरू रहा। सुबह नमाज पढ़कर सोने का मौका मिला और ये बेज़ाब्ता तरबियत अगले 2 रोज तसलसल से जारी रही। अंसारी साहब मोहब्बत, शफकत और जांफिशानी से हमें सिखाते रहे। उन्होंने जरूरी मशवरे और नसीहतें 20 बार दोहराई। हम अपने साथ लिखा हुआ मवाद नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मुतल्लिका लोगों के नाम, पते और फोन नंबर हमें यादाश्त में महफूज करना थे। इस ज़िम्न में मुझे तो कोई मसला नहीं था। अंसारी साहब के एक बार बताने पर ही मैंने जरूरी मालूमात ज़हन नशीन कर ली थी। अल्लाडीनू भी तरबियत याफ्ता कमांडो था। 3 दिन की मुसलसल दोहराई के बाद उसे भी कोई शुबा न रहा। इस दौरान हमारे शनाख्ती कागजात भी बन गए थे और फिर एक दिन हम जाने को तैयार थे। बुध को ओमान की परवास थी। हम अपने असल पासपोर्ट पर अमान पहुंचे थे।
वहाँ 2 दिन गुजार कर हमने इंडिया का रुख करना था। इस दौरान हमारे जाली पासपोर्टों पर 2 मुख्तलिफ तवारीख दर्ज की गई। मेरे पासपोर्ट पर 1 साल पहले इंडिया से अमान आमद का इंदराज हुआ, जबकि अल्लाहडीनो के पासपोर्ट में 1.5 साल पहले की तारीख लिखी गई। हफ्ते को हम मुंबई रवाना हुए। पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स वगैरह हमने ओमान में ही अपने खास आदमी के पास छोड़ दिए थे। अब हम राजा ज़ीशान हैदर और अल्लाहडीनो की बजाय संदीप चोपड़ा और गोपाल चंद थे। दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था। हमारी सीटें भी अलहदा थीं। जहाज ने मस्कत हवाई अड्डे से परवाज भरी और मुंबई रवाना हुए। मुंबई की हैसियत इंडिया के लिए वैसी ही है जैसी पाकिस्तान के लिए कराची है। कराची की तरह मुंबई भी साहिली शहर है और आबादी और रकबे के लिहाज से कराची से बड़ा है। अगर उसके नक्शे को गौर से देखें तो ये 3 अतराफ समंदर से घिरा हुआ है और जो जगह बच जाती है वहाँ दरिया ने घेरा हुआ है। यूं मुंबई एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गया है। धीरेंद्र शुक्ला का पुराना ठिकाना आगरा में था, लेकिन भारत के चंद बड़े शहरों में उसकी रिहाइश गाहें मौजूद थीं। मुसलसल काम की वजह से वो शाज़ो नादिर ही किसी जगह हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजार पाता। उसका कारोबार निहायत मुंजबित बुनियादों पर चल रहा था। उसकी इंतजामिया में काबिल भरोसा और आला सलाहियतों वाले शामिल थे। उसके मुहाफिजों में बड़ी तादाद इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कमांडोज की थी। बाज़ तो नौकरी के इख्तिताम से पहले ही मुस्ताफी होकर उससे आन मिले थे कि उसने इंडियन आर्मी से ज्यादा मरात और तनख्वाह की पेशकश की थी। सच कहें तो वो एक माफिया की हैसियत इख्तियार कर गया था। प्रमा को उसने किस शहर में रखा हुआ था, इस बारे में अंसारी साहब लाइल्म थे। शुरू में उन्होंने अपनी बेटी को आगरा से अगवा करवाने की नाकाम कोशिशें की, जिसकी वजह से धीरेंद्र शुक्ला ने न सिर्फ प्रमा की हिफाजत बढ़ा दी थी बल्कि उसे आगरा से किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। उसकी तालीम जारी थी। अंसारी साहब के बकौल वो डॉक्टर बनना चाहती थी, यकीनन किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही होगी। बदकिस्मती से अंसारी साहब के पास उसकी तस्वीर भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो अफरा तफरी में इंडिया से फरार हुए थे। हुलिया पूछने पर मालूम हुआ मोहतरमा के बाल सुनहरी थे, मगर वो वक्तन फवक्तन डाई करवाती रहती थी, इसलिए कभी काले हो जाते, कभी भूरे, कभी नीले तो कभी सफेद। स्कूल दौर में कंधों से काफी नीचे तक फैले हुए थे और अब जदीद अंदाज में तरशवाने पर सिर्फ कंधों को छूते थे। साफ मतलब के बालों के जरिए पहचान नामुमकिन थी। आंखें शोख शरारती, जिनमें जहानत की चमक थी। जबान खामोश भी होती तो आंखें बोलती महसूस होती। हर नौजवान शरारती लड़की की आंखें ऐसी ही लगती हैं। कुशादा पेशानी, रोशन और मासूम चेहरा। मोहब्बत करने वाले बाप को बेटी का चेहरा ऐसा ही लगता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई खूबियां और निशानियां बताईं, मगर तमाम इतनी आम थीं कि हर 5वीं लड़की पर प्रमा का शुबा हो सकता था। मैंने जताना मुनासिब न समझा। अब मोहतरमा की पहचान भी हमारे लिए मसला ही था। ये भी मालूम नहीं था कि आया अंसारी साहब के हवाले से वो हमारे साथ आने पर तैयार हो जाती या सचमुच उसे इगवा करना पड़ता। अंसारी साहब के बकौल वो उन पर जान देती थी, लेकिन अंसारी साहब के जाने के बाद धीरेंद्र शुक्ला ने कच्चे जहन की लड़की के दिमाग में क्या गंद भरा होगा उसका अंदाजा करना मुश्किल नहीं था। उसे ठिकाने लगाना भी अलहदा दर्द सर था। अगर उसे कत्ल किए बगैर मसला हल हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता कि हमारे पास इंडिया के अंदरूनी मामलात को सुधारने का ठेका नहीं था। हमारा मकसद तो फकत प्रमा का हुसूल था। वो अंसारी साहब की औलाद थी और उस पर मुकम्मल तौर पर बाप का हक था। लेकिन अंसारी साहब धीरेंद्र शुक्ला के कत्ल पर बज़िद थे। वो मुजस्सम बदी था और उसके बहुत सारे गुनाहों के गवाह खुद अंसारी साहब थे। इसके अलावा उन्हें यह भी खौफ था कि वो प्रमा को पाकिस्तान से भी अगवा करवाने की कोशिश जरूर करता। अंसारी साहब बेटी को कब तक छुपा सकते थे? धीरेंद्र शुक्ला के हाथ काफी लंबे थे। वो शरारत से कभी बाज ना आता और उसका मुस्तकिल हल यही था कि धीरेंद्र शुक्ला बाकी न रहता। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियों के अफराद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर कसीर तादाद में मौजूद रहते हैं। उनका काम मुल्क दुश्मन अनासिर को ताड़ना, उनका पीछा करना और उनके गिर्द शिकंजा कसना होता है। कोई भी जासूस सिर्फ कागजात के बलबूते पर नहीं पकड़ा जाता और ना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर उतरने वाले मुसाफिरों की तादाद इतनी कम होती है कि एजेंसियां हर एक के कागजात जांच सकें। एयरपोर्ट का अमला कागजात की जांच पड़ताल बारीक बीनी से करता है, लेकिन जालसाज भी कच्ची गोलियां नहीं खेलते कि उनके बनाए कागजात आसानी से पकड़े जा सकें। एजेंसियों के पास जासूसों को पहचानने के मुख्तलिफ गुर और तरीके होते हैं। इसमें क़याफ़ा शनासी, जासूस का अकेला होना यानी बीवी बच्चों के बगैर सफर करना, उनके पास मुख्तसर सामान का होना, उन्हें हवाई अड्डे पर वसूल करने को खानदान के किसी फर्द का न आना, आदमी का खामखा दाएं बाएं चौकन्ने अंदाज में घूरना।
खौफजदा या घबराया हुआ नजर आना, मुस्तकिल ठिकाना न होने के बायस अक्सरियत का होटलों और मेहमान खानों में रहना और भी बहुत सी वजूहात से जासूसों की पहचान होती है। रोजाना सैकड़ों हजारों अफराद की बैरून मुल्क से आमद होती है। एजेंसियों ने हर मुल्क से आने वाले अफराद को मुख्तलिफ दर्जों में बांटा होता है, जिनमें कुछ ममालिक से आने वाले अफराद को ज्यादा बारीक बीनी और एहतियात से जांचा जाता है। एजेंसियों वाले मशकूक अफराद का ताक़ुब और दूर दूर से निगरानी करके अपना शुबा रफा करते हैं। कागजात के मुताबिक हम साल डेढ़ के बाद अमान से लौट रहे थे और किसी ऐसे फर्द का मुख्तसर सामान के साथ सफर करना अजीब लगता है। तभी मेरे पास 2-3 बड़े सूटकेस थे, जिनमें मर्दों, औरतों और बच्चों के कपड़ों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के खिलौने वगैरह भरे हुए थे। कागजात की जांच पड़ताल करवा कर मुझे सामान के इंतजार में बैठना गवारा नहीं था। वतन अजीज की तरह वहाँ भी काम निकलवाने को तस्वीरी कागज इस्तेमाल होते हैं। गांधी की तस्वीर की पूजा राम, कृष्ण और भगवान से ज्यादा की जाती है। पुराने मुसाफिर ऐसे चुटकुलों से वाकिफ होते हैं कि कैसे थोड़ी सी नकदी खर्च करके इंतजार से बचा जाए। गो बैनुल अक़वामी सफर का मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन अंसारी साहब के पुरमगज वाज यादाश्त में जिंदा थे। चंद 100 की कुर्बानी देकर मैं अपने सामान के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला। पार्किंग में टैक्सी ड्राइवर से भाड़ा तय करते हुए काफी मगजमारी की कि ये भी इंडियन अवाम की फितरत की अक्कास है। खुद को मशकूक होने से बचाने को ये ड्रामा भी जरूरी था। टैक्सी के पार्किंग से निकलने से पहले अल्लाडीनो कंधे से बैग लटकाए एक बड़ा बैग खींचता हुआ नमूदार हुआ। उसने हाथ उठाया। टैक्सी ड्राइवर यकीनन न रुकता, मगर मेरे कहने पर ब्रेक दबा दी। भाई चंद्रगांव जाना है। मैंने समंदर किनारे मौजूद वसाई टाउन का बताया था। चंद्रा उससे पहले आता था, तभी मैं जल्दी से बोला, इसे भी साथ ले चलते हैं, रास्ते में उतार देंगे। टैक्सी ड्राइवर सौदेबाजी पर उतर आया। 500 ज्यादा लगेंगे। जरा से मोल तोल पर 350 जायद देने पर मामला खत्म हुआ। वसाई टाउन एयरपोर्ट से 50-60 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद टैक्सी वसाई टाउन की तरफ रवाना हुई। अल्लाडीनो अकबी नशिस्त पर बैठ गया। मैं ड्राइवर के साथ बैठा था। रास्ते में हम दोनों अनजान मुसाफिरों की तरह शनासाई बढ़ाने लगे। माशी मसाइल, बहनों का जहेज, परदेश की नौकरी में मुश्किलात, बढ़ती हुई महंगाई, बच्चों के तालीमी अखराजात वगैरह मुमासिल मसले थे जिन पर हम महवे गुफ्तगू रहे। ड्राइवर बेचारा भी इन्हीं हालात का डसा था। जोरों शोर से शामिल गुफ्तगू हो गया। घंटा डेढ़ बाद हम वसाई पुल से गुजर कर दरियाए उल्लस अबूर कर चुके थे। आगे रश कम था। टैक्सी की रफ्तार में इजाफा हुआ। जुचंदर जाने को हमें हाईवे छोड़कर लिंक रोड पर मुड़ना पड़ा, जो जुचंदर गांव से होकर वसाई पुल जाता था। वहां जा तो पहली बार रहे थे, लेकिन अंसारी साहब ने हमें नक्शों पर इतनी वजाहत और तफसील से सड़कों वगैरह के बारे में आगाही दी थी कि लगता था कि कई बार सफर कर चुके हों। लिंक रोड पर मुड़कर हम जरा आगे बढ़े कि 2 जीपें हमें ओवरटेक करके आगे बढ़ीं और 50-60 कदम दूर जाकर रास्ता रोक दिया। जीप सवारों का हुलिया और अंदाज ऐसा नहीं था कि ड्राइवर का पसीना न निकलता। उसने फौरन टैक्सी रोकी और हाथ बुलंद किए और लरसता हुआ बाहर निकला। हमारे पीछे 2-3 कारें आ रही थीं। उन्होंने दूर ही से कारें वापस मोड़ी और दुम दबाकर भाग गए। मुंबई को मुजरिमों की जन्नत कहते हैं। वहाँ सरकार राज की बजाय गुंडा राज चलता है। पुलिस खुद इतनी आजिज है कि दम मारने को हौसला नहीं कर सकती। जुआ खानों और शराब खानों की तो खैर हुकूमती सतह पर इजाजत है, लेकिन ममनू नशे, असलहे का कारोबार, कत्लो गारत और भत्ताखोरी को जुर्म होने के बावजूद कोई रोक नहीं पाता। मुंबई की गुंडागर्दी देखकर कराची अमनो अमान और शराफत का गहवारा नजर आता है। पूरा शहर गुंडों के हाथ गिरवी है। उन्हें वजीरों और अहम शख्सियात की पुष्ट पनाही हासिल है, बल्कि अक्सरियत को सामने लाने वाले सियासी टोले ही हैं। हमारा भी टैक्सी में बैठे रहने का कोई जवाज नहीं था। दोनों जीपों में 3-3 अफराद सवार थे। उनका सरगना सांवले रंग का दराज कामत जवान था। लंबे घने बाल जो उसके शानों पर फैले थे। काले पाजामे पर उसने निस्फ बाजुओं की बनियान पहनी थी। बाजू की तड़पती मछलियां और फराख छाती को देखकर अच्छों का पित्ता पानी हो सकता था। हमारे चेहरों पर भी खौफ उभर आया था। उसने पुर्रोब आवाज में पूछा, सिकंदर कौन है? मैं हकलाया, महाराज मेरा नाम संदीप है, आप शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं। अल्लाडीनो ने भी खौफजदा लहजे में कहा, मैं गोपाल हूँ। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। एक ने पुरएतमाद लहजे में कहा, दादा टैक्सी का नंबर यही बताया गया है, लगता है झूठ बक रहे हैं। ये कहकर वो ड्राइवर को मुखातिब हुआ, इन्हें छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उठाया है ना? उसने असबात में सर हिलाया, जी महाराज। दादा इत्मीनान से बोला, दोनों को ले चलो।
अलाडीनू हकलाया, महाराज क्षमा कर दो। उसने पिस्तौल लहराते हुए धमकाया, चलते हो या इधर ही ठोक दूं। हम लरसते कांपते जीपों में बैठ गए। टैक्सी से हमने एक छोटे बैग के अलावा कुछ नहीं लिया था। एक गुंडा टैक्सी ड्राइवर को बोला, अगर ये कल तक न लौटे तो कभी नहीं लौटेंगे, इनका सामान इस्तेमाल कर लेना। टैक्सी ड्राइवर हवन्नकों की तरह खड़ा हमें घूर रहा था। हम परेशानी और खौफ जाहिर करते गुंडों के दरमियान फंसे बैठे थे। जीपें वापस मुड़ी और तेज रफ्तारी से चल पड़ी। घंटे बाद हम उनके अड्डे पर थे। उन्होंने एक होटल के अकबी जानिब अड्डा बनाया हुआ था। वो एक वसी इमारत थी। उसकी 4 दीवारी होटल से मुत्तसिल थी, यूं कि उसे एक ही इमारत समझा जा सकता था। सामने कानूनी कारोबार और अकब में गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज था। अड्डे पर पहुंचते ही दादा नर्म लहजे में बोला, पारिश मल्होत्रा के साथ इतना ही मुआहिदा हुआ था। अलाडीनू ने मुंह बनाया, तो क्या उन्होंने मना किया था कि हमसे खाने का ना पूछना? दादा का कहकहा बुलंद हुआ, यार जब तक दिल चाहे सुल्तान दादा का अड्डा हाजिर है। मैं फकत मुआहिदे का जिक्र कर रहा था। मैंने पूछा, वसूली हो गई है या? वो बेनियाजी से बोला, ये आपका मसला है। अलाडीनू ने ख्याल जाहिर किया, शायद 1-2 दिन हमें रुकना पड़े। सुल्तान दादा ने बेफिक्री से कहा, इस बारे में वजाहत कर चुका हूँ। अलाडीनू ने नशिस्त छोड़ दी, तो कोई आराम की जगह दिखा दें। सुल्तान दादा बोला, विक्रम इन्हें कमरा दिखाओ। उसने एक आदमी रहनुमाई को साथ भेज दिया। सुल्तान दादा का अड्डा काफी वसी था, बड़ा सा सहन और दर्जनों कमरे। विक्रम हमें दरमियाने हजम के कमरे में ले आया, जहां लोहे की 3-4 चारपाइयां पड़ी थी। मैं भोजन का बंदोबस्त करता हूँ, ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। हमने चारपाइयां संभाल ली। तकिए पर सर टेकते हुए अलाडीनू ने इत्मीनान जाहिर किया, यहाँ तक तो काम बेहतरीन हो गया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है प्रमा की तलाश यहीं से शुरू कर देना चाहिए। अलाडीनू ने तायद की, शुक्ला की मुंबई में रिहाइश जरूर होगी और वो काफी मशहूर है, यकीनन ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा, लेकिन एहतियात करना पड़ेगी। ऐसे अफराद के मुखबर भी कसीर तादाद में होते हैं, उसे जरा भी भंग पड़ गई तो मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अलाडीनू ने मुंह बनाया, पहले कौन सा कम है? मैं फीके लहजे में बोला, यकीन मानो पहली बार इतने फजूल काम से वास्ता पड़ा है। सारी जिंदगी ट्रिगर दबाया है। अंसारी साहब ने उल्टे काम पर लगा दिया। पहले प्रमा बीबी को ढूंढो, फिर अगवा करो और फिर पाकिस्तान पहुंचाना। समझ में नहीं आता कैसे होगा, जबकि ये भी पता नहीं कि वो बाप के पास जाना चाहती भी है या नहीं। अलाडीनू ने कहा, तुम्हें यहाँ भी ट्रिगर दबाने भेजा है, बाकी जिम्मेदारी तो मेरे सर है। मैंने इत्मीनान से कहा, फिर मैं सुल्तान दादा के पास कयाम पजीर हूँ, तुम जिम्मेदारी निभाओ, मेरी बारी पर बुला लेना। अलाडीनू ने सर खुजाते हुए कहकहा बुलंद किया, मजाक किया था यार, तुमने संजीदा ही ले लिया। विक्रम खाने के बर्तनों के साथ नमूदार हुआ और हम बहस छोड़कर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। बर्तन मेज पर रख कर उसने हमारी पसंद पूछी, क्या पीना पसंद करेंगे? विस्की, स्कॉच, शेरी, देसी, सब मौजूद है। अलाडीनू इत्मीनान से बोला, व्हाइट बियर। उसने सवालिया लहजे में दोहराया, व्हाइट बियर? अलाडीनू ने वजाहत की, मतलब लस्सी। अगर नहीं है तो चाय या कॉफी भी चल जाएगी, बाकी जो मशरूब आपने गिनवाए हैं उन्हें पीने का हौसला नहीं है भाई। विक्रम मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अलाडीनू ने ख्याल जाहिर किया, धीरेंद्र शुक्ला की मुंबई वाली रिहाइश गाह का सुल्तान दादा को यकीनन मालूम होगा। मैंने कहा, मगर पूछ नहीं सकते। अंसारी साहब ने साफ कहा था कि सुल्तान दादा हमें अगवा करके इंटेलिजेंस ताक़ुब के मुमकिना अंदेशे से निजात दिलाने का जिम्मेदार है और बस। अगर उससे हदफ के बारे में कोई मालूमात लेना मुनासिब होता तो वो वजाहत कर देते। वो मुत्तफिक हुआ। 2-3 दिन तो यहाँ गुजारने पड़ेंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया, एहतियात ही में भलाई है। खाने के इख्तिताम तक चाय आ गई थी। प्यालियां हमें पकड़वा कर विक्रम बर्तन समेटने लगा। हम चाय पी ही रहे थे कि फायर की आवाज आई और फिर शोर सुनाई देने लगा। विक्रम भाग कर बाहर निकला, हम भी पीछे हो लिए थे। 5 मुसल्ला अफराद दाखिली दरवाजे के सामने खड़े थे। आगे आगे छरीरे बदन और लंबी कामत का जवान था जो आवाज बुलंद सुल्तान दादा को ललकार रहा था। सुल्तान दादा, तुमने राजपूत की ताकत का अंदाजा लगाने में गलती की है। अगर तुम्हारे ख्याल में राजपूत के ग्रोह ने चूड़ियां पहन रखी हैं तो लो, आ गए हम। हमारी खाली कलाइयां देखकर यकीन आए ना आए, गोली की दलील पर शुबा दूर हो जाएगा। सुल्तान दादा खाली हाथ था। उसने हाथ उठाकर अपने गुर्गों को हथियार नीचे करने का इशारा करते हुए तहम्मुल से कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है राजपूत। सुल्तान ना मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता है और ना किसी दूसरे दादा के इलाके में वारदात का शौकीन है। राजपूत उसकी सफाई पर मुतमईन नहीं हुआ था। बोला, मुझे मिलने वाली इत्तला झूठी नहीं हो सकती। सुल्तान हमारी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं अपने आदमी वापस लेने गया था। दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, इत्मीनान से तसल्ली कर लो। राजपूत के चेहरे पर उलझन उभरी। मैं समझा नहीं।
सुल्तान ने वजाहत की, संदीप और गोपाल मेरे पुराने वाकिफकार के जानने वाले हैं। उसने दरखास्त की कि इन्हें चंद दिन अपने पास रखूं। हवाई अड्डे पहुंचा तो ये वहां से जा चुके थे। अपने दोस्त से मालूमात ली और इनके पीछे पहुंच गया। बाकी अगवा का ड्रामा करना इन्हें तंग करने को किया था, वरना तुम्हारी हुदूद में कोई वारदात करना जरूरी होता तो पहले इजाजत लेता। राजपूत ने अपना पिस्तौल जेब में डाला। उसके चेहरे पर हल्की सी खिफ़त उभरी। यकीनन तुम मेरी जल्दबाजी को क्षमा कर दोगे। सुल्तान दादा मुस्कुराया। अगर मेरे हमरा बैठकर एक पैग विस्की पी लो तो इस बारे में सोचा जा सकता है। राजपूत लबों पर फीकी मुस्कुराहट सजाए उसके साथ हो लिया। लड़ाई का माहौल एकदम दावते शराबो तोआम में तब्दील हो गया था। सुल्तान दादा के गुर्गे राजपूत के साथियों को संभालने लगे। हम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।